अरे आप सोए नहीं अब तक? वो सरपंच जी की पत्नी ने रोक लिया था, जयमाला देख कर ही जाना। लड़का तो हीरा था, आईएएस अधिकारी था वो। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ सुनीता, मैंने देखा उन्हें। काश हमारा बेटा भी आईएएस अधिकारी बन जाए, बस यही सोच रहा हूँ तब से। भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उन्हीं पर भरोसा है। इस साल वो 12वीं पास कर लेगा। कॉलेज में पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजना है। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर इसी तरह 5-7 साल फसल अच्छी हो गई तो बंकू की पढ़ाई के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। कल फसल की कटाई भी करवानी है। हे राम जी, हमारे इस सपने को पूरा कर देना। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अरे बाहर ये कोलाहल कैसा है? कहीं शादी में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? रुको, मैं अभी पता करता हूँ। तभी बंकू बदहवास दौड़ते हुए आता है। पिताजी, पिताजी, गजब हो गया। अरे बेटा, तू हाँफ क्यों रहा है? बाहर ये शोर कैसा है? पिताजी, हमारे खेत में आग लग गई है। बारात वालों की पटाखों से शायद आग लग गई। ओह, बहुत बुरा हुआ। हमें खेत पर जाना होगा अभी। देखो जी, ठीक से जाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बंकू, तू पिताजी के पीछे पीछे जा। रतन और बंकू दोनों दौड़ते हुए अपने खेत पर पहुंचते हैं। वहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी। कोई धूल मिट्टी से तो कोई पानी फेंककर खेत में लगी आग को बुझा रहा था। हटो हटो, मुझे आगे जाने दो। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। रतन, आगे मत जाओ। आग भयानक रूप ले चुकी है। भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। नहीं पंडित जी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। रतन वहीं पर गिर पड़ता है। अरे कोई पानी मारो रतन को, लगता है बेहोश हो गया। रतन को बंकू और ज्ञानचंद मिलकर घर ले आते हैं। करीब 1 सप्ताह तक घर में मातम छाया रहता है। तभी 12वीं क्लास का रिजल्ट पेपर में आता है। बंकू का दोस्त दीपू दौड़ता हुआ रतन के घर आता है। बंकू, रिजल्ट आ गया है। हम दोनों फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए हैं। हुर्रे! क्या मैं पास हो गया? पिताजी, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। शाबाश बेटा, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। चाहे कितना भी कर्ज लेना पड़े, मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजूंगा। माँ, मैं पास हो गया। माँ, जुग जुग जियो बेटा, भगवान सदा इसी तरह तुम पर कृपा बनाए रखें। रात में सोते वक्त बंकू की आगे की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है आपने? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, फिर उसका शहर में पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा? अपना खेत गिरवी रख देंगे। क्या? अगर खेत गिरवी रख दोगे तो खेती कहाँ करोगे? पैसे कैसे चुकाओगे और हम खाएंगे क्या? शहर जाकर मजदूरी करेंगे। दूसरे दिन रतन सेठ करोड़ी मल के पास जाता है। आओ रतन, कहो कैसे आना हुआ? सुना है बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। हाँ सेठ जी, सब आप लोगों की कृपा है। मेरा बेटा सेठी का भी कुछ नंबरों से फर्स्ट डिवीजन छूट गया। उसे शहर के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाऊंगा। खैर छोड़ो, और बताओ कैसे आना हुआ? मैं भी बेटे को शहर में पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ा लिखा कर आईएएस बनाना चाहता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा सोचे हो, लेकिन आपसे तो मेरी माली हालत छिपी नहीं है, इसलिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। आप चाहे तो मेरे खेत गिरवी रख लें। दरवाजे के पीछे से दोनों की बातें सुन रही सेठ करोड़ी मल की पत्नी मंजूरी सेठ को बुलाती है। सेठी के पापा, जरा अंदर तो आना। क्या कह रही हो भाग्यवान? ये तो रतन है ना, इसकी ये औकात कि हमारी बराबरी करे। शहर में बेटे को पढ़ाकर आईएएस अधिकारी बनाएगा। इसे पैसा नहीं देना।
ऐसा करता हूँ कि इसे इतना सूद बोल देता हूँ कि चला जाएगा। ठीक है। हाँ तो रतन भाई, देखो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सब मार्केट में दिया हुआ है, लेकिन चूंकि तुमने पहली बार मुंह खोला है इसलिए कुछ उपाय कर सकता हूँ। सेठ जी कोई भी उपाय कीजिए, लेकिन पैसे मुझे चाहिए। शहर में मेरा एक दोस्त है जो पैसे लगाता है, लेकिन वो बहुत ऊंची दर पर सूद लेता है। मुझे सब मंजूर है। ठीक है, तो कल आकर पैसे ले जाना। अच्छा। करोड़ीमल 1 साल का सूद काटकर 3 लाख रुपए रतन के हाथ में देता है। बंकू और सेठी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक ही कोचिंग में पढ़ते हैं। देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। सूद समय पर न दे सकने के कारण रतन का घर और खेत करोड़ीमल के हो जाते हैं। चलो सुनीता, दिल्ली चलते हैं। ये दिन ही देखना बाकी रह गया था। पुरखों की जमीन भी अब पास नहीं रही। कहाँ जाओगे? जब से शादी हुई है मैंने आज तक तो आपको शहर जाते ना देखा। ये दिन भी तो नहीं देखा था। अब तो भगवान के सहारे ही जी रहे हैं। करीब 8 घंटे रेलगाड़ी चलने के बाद दिल्ली पहुंचती है। वहां से वो पैदल ही काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। रुक जाओ, अब नहीं चला जाता, दम फूल रहा है मेरा। अरे तुम्हारे पैर कितने फूल गए हैं और उनसे खून भी निकल रहा है। रतन सरकारी अस्पताल में सुनीता को भर्ती करवाता है। जो पैसे थे सब दवाई में खर्च हो जाते हैं। वो एक झुग्गी चाल के मालिक लाला सेठ से मिलता है। लाला सेठ जी, खैराती अस्पताल में आपका बहुत नाम सुना है। मैं रतन हूँ। आज ही अपनी पत्नी के साथ गांव से आया हूँ। न पैसे हैं न रहने का ठिकाना। कृपया मदद करें। देखो रतन, मेरे पास कुछ रिक्शा है, तुम चाल में रह सकते हो, रिक्शा चलाकर गुजारा कर सकते हो, लेकिन किराया टाइम पर लूंगा, याद रखना। कुछ दिन बाद ज्ञानचंद दिल्ली आता है। रतन, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि बंकू ग्रेजुएशन की परीक्षा में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप आया है। ये देखो, पेपर में उसकी फोटो छपी है। वाह, अब आईएएस की परीक्षा निकाल ले बस। जरूर निकालेगा। मैं दीपू से मिलने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी लेते चलूं। इधर सेठी को चाय दुकान पर एक धूर्त पंडित चूरन दास मिल जाते हैं। चूरन दास चाय वाले से सेठी का पूरा डिटेल जान लेता है। क्यों बच्चा, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में चाय का गिलास, लगता है तुमने परीक्षा नहीं किया है पास। हाँ बाबा, पर आपको कैसे मालूम? दिव्य दृष्टि बेटा, मेरे पास दिव्य दृष्टि है जो तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकती है। अच्छा, तो मेरे बारे में और क्या देख रही है आपकी दिव्य दृष्टि? मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हारे ही गांव का एक लड़का यूनिवर्सिटी में किया है टॉप और तुम हो गए हो स्टॉप। तुम्हें सता रहा है बाप का डर, जी कर रहा है कि जाए मर। बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, मुझे बचा लो। मैंने पापा का लाखों रुपया फूंक दिया है। आप मुझे बचा लो, आप मुझे पापा से बचा लो। आप जितना कहोगे उतने रुपए दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने घर परिवार के बारे में हर छोटी बड़ी चीज मुझे बतानी होगी। ठीक है, मैं A to Z बताऊंगा, लेकिन मुझे पापा की डांट से बचा लो बस। ठीक है, तो मैं भी वादा करता हूँ कि तुम्हें डांट तो दूर, तुम्हारी आरती उतारी जाएगी। लगभग 1 सप्ताह तक सेठी से उसके घर परिवार के बारे में सब कुछ उगलवा कर सेठी के साथ बाबा चूर्णदास उसके घर पहुंचते हैं। पापा, ये बहुत पहुंचे हुए बाबा है, बहुत रिक्वेस्ट करने पर हमारे साथ आए हैं। देख लो मंजूरी, तुम्हारा बेटा किसी भी सड़क छाप पंडित को बाबा समझकर अपने घर ले आता है। जाओ उसे कुछ पैसे देकर भगा दो। बहुत देखे ऐसे फकीर बाबा। तभी बाहर बैठा चूरन दास बोलता है, अलख निरंजन, कहाँ गया मेरा युवा दास? तेरे पिताजी को मुझ पर नहीं है विश्वास। जा रहा है बाबा, जल्द होगा इस घर का सत्यानाश। प्रणाम बाबा। अरे बाबा मत जाइए, इनका तो काम ही है बकबक करना, सठिया गए हैं ये। तुम
बड़े घर की हो बेटी इकलौती, शादी के वक्त करोड़ी के पास था बस 2 जोड़ा धोती। तुम्हारे पिता का देखता था ये कारोबार, उन्हें जेल जाने से बचाया था कई बार। महाराज आप तो सर्वज्ञानी हैं, अंदर चलिए ना महाराज, पहले कुछ खा पी लीजिए, तब उपाय बताइएगा विपत्ति से निकलने का। नहीं बालिके, बाबा का हुआ है यहाँ अपमान, नहीं करेगा बाबा यहाँ खान पान। तेरा पति उड़ाया है मेरी खिल्ली, हाल ही में गया था जब दिल्ली, तो इसकी गाड़ी से मर गई थी काली बिल्ली। इतना सुनते ही करोड़ी मल घबरा जाता है और बाबा के चरणों में गिर पड़ता है। बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको नहीं पहचान पाया, क्षमा कर दो बाबा। उठो भक्त, क्या तेरा और क्या मेरा, जहां जागा वहीं सवेरा। तुम लोगों पर है 7.5, करना होगा दान 1 हाथी, तब जाकर मिटेगा घर से कलेश और तेरा बेटा बनेगा IAS। 1 हाथी की कीमत 30 लाख रुपए होती है बाबा, कोई कम का उपाय बताओ। नहीं बाबा आप उपाय कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, ये तो सठिया गए हैं। बेटा IAS बनेगा तो करोड़ों मिलेंगे दहेज में, ये नहीं समझ आ रहा इन्हें। ठीक है बालिके। आग में लाल मिर्च जलाकर ओम मैम थुम थाम, सभी कलेश को कर दे खाक, भूत प्रेत का हो तलाक, कोई न करे ताक झाक। कटा आलू निकला 4 फांक, घर के चारों कोनों में रख दो, लाल कपड़ों में इसको झांक। चूरनदास 31 लाख रुपए लेकर चंपत हो जाता है। 1 साल बीत जाता है। सेठ को व्यापार में 2 करोड़ का नुकसान हो जाता है। जमीन मकान सब गिरवी रखा जाता है। उधर रतन दिल्ली जाकर रिक्शा चलाने लगता है। बंकू भी IAS का इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गया होता है। रतन बंकू को अचानक अपनी ओर आता देख सकपका जाता है और रिक्शा दूसरी तरफ ले जाने लगता है। अरे रिक्शा वाले बाबा, कहाँ जा रहे हो? मुझे देर हो रही है, मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा, ठंड में टाइम का पता नहीं चला। अब मुझे दूसरी जगह इमरजेंसी में जाना है बेटा, कोई दूसरी सवारी देख लो। इतनी ठंड में आपके अलावा कोई सवारी नहीं है यहाँ, मेरे माँ बाप का सपना टूट जाएगा बाबा, प्लीज हमें पहुँचा दो। रतन आसपास देखता है तो सच में वहाँ कोई सवारी नहीं थी। वो बंकू को रिक्शे पर बैठाकर तेजी से इंटरव्यू स्थल पर पहुँचा देता है। कितने पैसे हुए बाबा? जाओ बेटा, पहले इंटरव्यू दो, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। नहीं बाबा, आपकी सोच को मेरा सलाम है, लेकिन मेहनत के पैसे तो लेने पड़ेंगे ना। तभी अचानक हवा के कारण रतन के मुंह पर से कंबल हट जाता है। अरे पिताजी, आप? बेटा ये सब बाद में पूछना, ये एक लंबी कहानी है, पहले इंटरव्यू देकर आओ, मैं यहीं पर तुम्हें मिलूंगा। इंटरव्यू के बाद बंकू पिताजी के साथ एक झुग्गी झोपड़ी में पहुंचता है। धिक्कार है मुझ पर, मैं आपके खून पसीने की कमाई से ऐश के साथ पढ़ रहा था, अब मैं भी यहीं पर आऊंगा। माँ का है? वो कचरा चुनने गई होगी, आती ही होगी बेटा। थोड़ी देर में सुनीता एक बोरे में रद्दी कूड़े कचरे लिए पहुंचती है। माँ को फटे हाल में देख बंकू रोने लगता है। तू क्यों रोता है मेरे लाल, मत रो। मेरे चलते तुम लोगों का ये क्या हाल हो गया है? पिताजी, कल से मैं रिक्शा चलाऊंगा, वैसे भी रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा। बंकू का अगले महीने रिजल्ट आता है। बंकू रिक्शा साइड पर न्यूज़पेपर खरीदता है। अरे मेरा रिजल्ट आ गया। पिताजी के पास पहुंचकर, पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया। माँ, अब तुम्हें कचरा चुनने की कोई जरूरत नहीं। वाह मेरे बेटे वाह, भगवान ऐसा बेटा सबको दे जो माँ बाप का सपना पूरा कर दे।